नमस्कार, कार्यक्रम पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज हमारा मुद्दा है आजमगढ़ पर जो सियासत चल रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कितना मजबूत नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को राहु और केतु बताया। उन्होंने जनता से इन दोनों ही पार्टियों से दूरी बनाने की अपील की। इस दौरान सीएम योगी ने उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश यादव निरहुआ को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ न बनने दें। इस दौरान सीएम ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने का भी दावा किया। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के सभी नेताओं को झूठा बताया। तो समझना होगा कि किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं और खास मेहमान आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच सियासी हमले तेज हो गए हैं। आजमगढ़ के चक्रपानपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और बीएसपी को यूपी के विकास के लिए राहु और केतु बताया। सीएम योगी ने कहा कि आप उनसे जितनी दूरी बनाए रखेंगे, विकास आपके करीब आता जाएगा। हालांकि सीएम ने ये नहीं बताया कि इनमें कौन सी पार्टी राहु है और कौन सी पार्टी केतु है। सपा हो या बसपा, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के राहु और केतु हैं ये सब। ये ग्रह है, क्रूर ग्रह है ये विकास के। इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे, विकास उतने नजदीक आएगा और विकास जितना नजदीक आएगा उतना रोजगार मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया था। बीएसपी भी इससे अलग नहीं हो सकी, लेकिन ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार थी जिसने आजमगढ़ को विकास से जोड़ा। सीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा न बनने दें। मैं यहाँ आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने और इसे विकास से जोड़ने आया हूँ। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री योगी ने रोजगार को लेकर भी सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले जब भी नौकरियों की घोषणा की जाती थी तो पूरा कबीला वसूली के लिए सामने आता था। भगवान सभी को सैफई कबीले से बचाए। सीएम ने बताया कि बीजेपी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। वहीं बीएसपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि बहन जी के हाथी का पेट इतना बड़ा होता है कि वह कभी नहीं भरता। वहीं गरीबों का राशन और युवाओं का रोजगार भी खाता था। सीएम योगी ने इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना की तारीफ की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी दुनिया योजना की तारीफ कर रही है, लेकिन विपक्षी दल युवाओं के जीवन के साथ खेलकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। हम यूपी पुलिस और अन्य सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। आजमगढ़ से टिकट को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि सपा रामदर्शन यादव जैसे कार्यकर्ता को टिकट देगी, लेकिन एक बार फिर सैफई परिवार को टिकट दिया गया। उन्होंने बीएसपी प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के बारे में कहा कि उन्हें भी सपा ने धोखा दिया। धोखा देना समाजवादी पार्टी के स्वभाव में है। इस दौरान योगी ने कहा कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वो वंशवाद पर रुक जाते हैं। जवाब में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के सभी नेता झूठ के साथ अपनी बात शुरू और खत्म करते हैं। सभी जानते हैं कि सपा ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया और आजमगढ़ को लखनऊ और नई दिल्ली से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। उन्होंने दावा किया कि एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण सपा सरकार में किया गया था, लेकिन बीजेपी ने काम रोक दिया और नाम बदल दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने हमेशा आजमगढ़ और पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। विकास के नाम पर हम कहना चाहते हैं, विकास में कोई मुकाबला नहीं कर सकते आपका। इस विकास को जो यहां तक पहुंचा है, जो आजमगढ़ का विकास सड़कों से हुआ, चौड़ी चौड़ी सड़कें हुई, चाहे वो किसी तरफ चले जाओ, आपकी पुरानी सरकार में हर तरफ की चौड़ी सड़कें बनना शुरू हो गई थी।
वही काम आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में हमें इसे और आगे बढ़ाना है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा आजमगढ़ को नजरअंदाज किया और इसे बदनाम किया। बीजेपी अभी भी लोगों को धोखा दे रही है। अखिलेश ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा बीजेपी की सांप्रदायिकता और विकास विरोधी नजरिए को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी और गलत नीतियों की वजह से पूरा राज्य और देश पीड़ित है। किसान, युवा, व्यापारी सभी बीजेपी सरकार से नाराज हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में मैनपुरी की करहल सीट से विधायक चुने गए हैं। अब आजमगढ़ सीट पर 23 जून को उपचुनाव होगा। यहाँ सपा ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और बीएसपी ने शाह आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दोनों ही की अग्नि परीक्षा है। देखना ये होगा कि जीत किसके हाथ लगती है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी ये सोचना है कि कहीं ना कहीं जो पिछला गणित निरहुआ को लेकर रहा है वो बेहतरीन रहा है, जो रिजल्ट निरहुआ ने दिया है। तो हो सकता है इस बार यादव वोट बैंक में कहीं ना कहीं सिंधमारी हो जाए। लेकिन साथ ही साथ बीएसपी किसके साथ खड़ी है इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो भारतीय जनता पार्टी पे बहुजन समाज पार्टी निशाना साधती है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। हम पूरे गणित को समझने की कोशिश करेंगे और आजमगढ़ की पर जो सियासत है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं जो चर्चा में शामिल होंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। आलोक वत्स हैं भारतीय जनता पार्टी से और भुवन जोशी भास्कर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भुवन जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि जिस तरह से स्थितियाँ बनी हैं समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे वो इस कुर्सी को बचा पाएगी, यहाँ की सीट को बचा पाएगी। कितना आश्वस्त नजर आते हैं, क्योंकि आप दोनों की अग्नि परीक्षा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आजमगढ़ और रामपुर ये हमारे लिए सिटी नहीं है, उनसे हमारा भावना विवाद का लगाव है। क्योंकि जब जब समाजवादी आंदोलन को मजबूती देने का काम आया तो रामपुर की जनता ने और आजमगढ़ की जनता ने विशेष योगदान दिया। और पीछे आप कभी विधानसभा चुनाव में देखेंगे आजमगढ़ ने और रामपुर ने इनको बैरिंग लौटाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को। आजमगढ़ पर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हार गई। तो निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, और ये किस तरह के आज मैं आपके टीवी के बयान को मैं आपके यहाँ देख पा रहा था, आपके चैनल के माध्यम से, बड़े शर्म की बात है प्रदेश के मुखिया इस तरह की बातें करते हैं। एक आजमगढ़ का एक अपना इतिहास रहा है, आजमगढ़ के बारे में अच्छी बातें प्रदेश और देश को बताते हमें लगता कि एक मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री और वहां को आतंकवाद से जोड़ने का काम करते हैं। जिस तरह की उनकी भाषा शैली है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ आजमगढ़ की जनता निश्चित तौर पर जवाब अपने मतदान के द्वारा देगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये विघटनकारी लोग हैं। आजमगढ़ के लोग जानते हैं, आजमगढ़ के लोग ये जो संस्कृति है, जो हमारी जो तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब है, उसको समझते हैं। तभी इनके इरादे सफल नहीं पाए विधानसभा चुनाव में। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल चुनाव के रिजल्ट के बाद में बैठूंगा और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ वहां पर दोनों सीटें समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है। और जिस तरह का युवाओं में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है, व्यापारियों में आक्रोश है, विद्यार्थियों में आक्रोश है, निश्चित तौर पर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जमानत करते होंगे। जी आलोक वत्स जी, चूंकि अग्नि परीक्षा आपकी भी है, कितना आप नजर आ रहे हैं भरोसे में कि आप इस सीट को निकाल ले जाएंगे? और दूसरी तरफ जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा, चूंकि भाषा जो है बहुत बार इस तरह की देखने को मिलती है किसी भी मुखिया के द्वारा, जिस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो इस तरह की भाषा से क्या चुनाव जीता जा सकता है और क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री जी ने कौन सी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे आपको आपत्ति है? अच्छा, तो आपको लगता है कि दोनों लोग राहु केतु हैं, कभी सांप नेवले का इस्तेमाल हो जाता है, कभी राहु केतु कहा जाता है, तो एक चीज डिसाइड कर लीजिए, कभी आतंकवाद का गढ़ कह दिया जाता है। कि दोनों के राज में गुंडे, मवाली, एक्सटॉर्शनिस्ट पलते बढ़ते थे, तो राहु केतु तो है ही है। अच्छा, कभी सांप नेवले का भी कहा गया था कि सांप और नेवले। मायावती जी का हाथी जन्मदिन के वक्त ही सैकड़ों करोड़ रुपया ढकाल जाता था। अब मुलायम सिंह यादव के और अखिलेश के राज में बगैर पैसे दिए कोई काम ही नहीं हो सकता था।
अब पूरा परिवार ही कुनबा बना हुआ है। 38 आदमी परिवार के हैं। ये कौन सा समाजवादी पार्टी है, ये कौन सा समाजवाद है जिसमें एक ही परिवार के 38 आदमी विभिन्न पदों पर स्थापित है। तो वो और खुद इस से तो नहीं बार- आ गए ना, जनता ने चुना होगा। जैसे आप लोग कह रहे हैं जनता ने भेजा, वैसे वो भी कह रहे थे कि मैंने जनता ने आपको चुनकर कहा हमें भेज ना, दिया। जातिगत इक्वेशन बना के ये पार्टियां जीवित रही हैं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जातिगत ढांचा तार हो चुका है। लेकिन कुछ ये अवशेष बचे हुए हैं, इनका भी अब ये जो छोटे मोटे जो ये उपचुनाव हो रहे हैं जी। इसमें इनका सफाया निश्चित है। अब विकास की आंधी दौड़ पड़ी है। आलोक वत्स जी, छोटे मोटे चुनाव तो देखिए कितने लोग आपने पूरी सेना भेज दी। सुरेश खन्ना जी को भेज दिया, जितिन प्रसाद जी को भेज दिया, भूपेंद्र सिंह को भेज दिया, जसवंत सैनी जी को भेज दिया। तो अगर आप इतने आश्वस्त थे तो इतने बड़े नेताओं को यहाँ पर भेजने की क्या जरूरत थी? जीत तो वैसे ही तय थी आपकी। छोटे से क्या मतलब समझे? हमारे लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं है। हर चुनाव नहीं, हमारे अभी लिए- तो आप ही कह रहे हैं कि छोटा सा चुनाव है, ये तो ऐसे ही जीत लेंगे। अरे पूरे देश के मुकाबले अभी कह पलट रहा गए हूं आप इतनी भाई। जल्दी, अभी तो सेकंड भी नहीं बीते। अरे पूरे देश के मुकाबले कह रहा हूँ। जब पूरे राज्य में चुनाव होता है तो एक अलग माहौल होता है, और एक अलग से छोटा सा चुनाव होता है, उसका अलग मतलब है। लेकिन हमारे लिए कोई चुनाव छोटा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी जा सकता है, और हम तो वैसे भी नहीं तो कार्यकर्ताओं पे लगता भरोसा नहीं, तभी सारे लोग पहुंच गए वहां पर। देखिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं और लोकल नेताओं पे भरोसा होता हो तो इतने बड़े बड़े नेता वहां पर पूरी सेना के तौर पर नहीं ले लोकल जाते। नेता की बात नहीं है। हमारे यहाँ हर आदमी पहले कार्यकर्ता है, बाद में नेता है। तो अगर कहीं पे लड़ाई हो रही है तो हमारा हर पहलवान जाके वहां ताल ठोकेगा। जी। और हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो चुके हैं, तो हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है। हर वर्ग, हर जात, हर प्रदेश, हमारे पास पूरे नेताओं की फौज है, जिसका इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है। चुनाव में है कि कार्यकर्ता होता किसी है, इसीलिए ना कि पार्टी को आगे बढ़ाए, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाए, चुनाव में उसके कैंडिडेट को जिताने में मदद करे। तो अगर हमारे लोग वहां पर उतरे हुए हैं, आजमगढ़ में इस बार परिवारवाद को लोग ठोकर मारेंगे। चलिए, और रामपुर में जो वहाँ के आजम खान जी के वरिष्ठ सहयोगी ही इस बार उनको धूल चटाने का काम करेंगे। भुवन जोशी जी, एक बाहरी का मुद्दा भी उठ रहा है धर्मेंद्र यादव को लेकर। कैसे आप इन चीज़ों से पार पा पाएंगे? क्या MY फैक्टर पर ही आपको भरोसा है, या जो काम किए उन पर भरोसा है? और क्या इस बात का भी डर है कि सेंधमारी हो सकती है? क्योंकि BSP भले ही ये कहे कि हम सेंधमारी नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो सपोर्ट करती रही है उसके मुताबिक हर बार नुकसान सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी ने ही किया है। देखिए, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में जब काम करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जब चुनाव होता है तो लोग देते हैं, अनुभवी नेता को। ऐसा व्यक्ति सदन में आपकी आवाज को, आपकी कई चुनौतियां हैं आपके सामने। मैं सभी विषय पर आपको समझ गया, मैं सभी का जवाब देना चाहता हूँ। जी। मैं कहना चाहता हूँ धर्मेंद्र यादव जी का सदन का जो एक्सपीरियंस है, सदन का जो उनका बोलने का अंदाज है, और जो मुद्दे जनता के उठाते हैं जिस तरह गंभीरता से, ये लोगों के सामने एक वो है। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छे कलाकार है, लेकिन जनता को कलाकारी से मतलब नहीं होता। जनता को मतलब होता है कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर धर्मेंद्र यादव जी की जो कर्मस्थली उत्तर प्रदेश है, और गिरवा जी बॉम्बे में कलाकार है, बड़े कलाकार हैं, और वो वहाँ पर कलाकारी करने का काम करते हैं। तो जब जमीन से जुड़े मुद्दों की बात आती है, लोगों का एक्सपीरियंस करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो धर्मेंद्र यादव जी बहुत आगे बैठते हैं। और धर्मेंद्र यादव जी का एक सरल व्यवहार, हंसमुख व्यक्तित्व निकल के आता है। लेकिन घर में एक चीज ये भी तो भास्कर जी देखी जाती है, वो शिवपाल जी को कैसे बनाएंगे? अगर जरा से भी भावनात्मक अपील शिवपाल ने कर दी तो वोट बैंक पलट जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल धारणा बिल्कुल खराब है। और अभी देखिए आप आज ये सवाल मैंने इसलिए भी खड़ा किया क्योंकि पिछले इलेक्शन में अगर देखा जाए नुकसान हुआ है, और इसी बात को और एक बार फिर से शिवपाल यादव नाराज होते नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं निश्चित तौर पर बताता हूँ कि केवल नाराजगी जो होती है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग और कुछ
मीडिया के लोगों द्वारा पहचानी थी। आजम खान साहब ने पूरा जवाब दे दिया है और किस तरह से वो रामपुर में और किस तरह से अकल आजमगढ़ में आप देख पा रहे थे, किस तरह से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई कहने का विषय नहीं, पूरे देश और प्रदेश इसको समझता है। और रही बात आपने बहुजन समाज पार्टी की, आप देखें मैं जरूर, और जनता 2022 के चुनाव से सबक ले चुकी है। उन्हें पता चल चुका है कि बहुजन समाज पार्टी, AMI, ये दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि ये इनको खड़ा इसलिए किया जाता है कि समाजवादी पार्टी को, सेकुलर फोर्सों को नुकसान पहुंचे। और निश्चित तौर पर जब समीकरण में जब पिछली बार 2022 का चुनाव आया तो एक बसपा के बहुत बड़े नेता का स्ट्रिंग भी सामने आया, तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के स्थानों पर कितने लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तो सीधी सीधी उन्होंने अपनी रणनीति बना ली है कि आपका सबसे तगड़ा वोट बैंक MY फैक्टर है, उस MY फैक्टर को एक तरफ घसीटेगी BSP और दूसरी तरफ घसीटेगी BJP। तो वही तो सबसे बड़ी चुनौती बन रही है आपके सामने। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो चुनाव है आजमगढ़ का, रामपुर का, ये जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। वहाँ का जो युवा है, आप देखेंगे किस तरह युवा पूरे आक्रोशित है, पूरा देश और प्रदेश देख रहा है इस विषय को। और इसके साथ साथ व्यापारियों में GST, इसके अलावा आप देखेंगे जैसे जो हमारे विद्यार्थी थे उनके परीक्षाएं दी, ये लगातार जो इनके बिहेवियर है, चाहे लॉ ऑर्डर का देख लीजिए, चाहे एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष के खिलाफ इनका बुलडोजर का उपयोग है, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़े मुद्दे हैं चुनाव में। और आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो जनता बहुत आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, और आप देखेंगे इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से उमाशंकर जो हैं BJP के विधायक, उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र बाहरी हैं, उससे कैसे निकलेंगे? जरा सी भी ये अपील काम कर गई तो आपका तो नुकसान हो गया। धर्मेंद्र जी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, इनको तो उत्तर प्रदेश से ही सांसद थे, है ना। और दूसरा इनका जो उत्तराखंड कौन है वो सबको पता है, ये तो बॉम्बे रहते हैं। तो बाहरी कौन है, जो उत्तर प्रदेश में रह रहा है या जो महाराष्ट्र में रह रहा है, कौन बाहरी है आपकी बताइए। ये देश और प्रदेश की स्थिति पे नजर। आलोक जी, जिस तरह की बयानबाजियों की तो हमने बात करी, लेकिन नूपुर शर्मा का बयान नुकसान पहुंचा सकता है, नवीन कुमार का बयान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लगता नहीं कि इस तरह की चीज़ों से आप जो सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक में, तो वो इतना आसान नहीं है? देखिए, आजमगढ़ में इस बार जो इन्होंने कैंडिडेट दिया है और वहां पर इनके पूर्व के ही लोग जो अब प्रत्याशी बनके गुड्डू जमाली जो उतरे हैं, वो इनका खेल बिगाड़ देंगे। हाँ, तो ये तय हो गया ना आपकी इस बात से, आप पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं BSP का सपोर्ट है ना BJP को? देखिए, बुआ और बबुआ का तो पहले से साथ था, हमारे साथ तो थी ही नहीं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उस पर बोलने में अगर आप परहेज कराएंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं आलोक जी, मैं तो सिर्फ जमाती जी, रविंद्र भाई जो भी वोट काटेंगे जी, वो किसका वोट काटेंगे आप तय कर दीजिए। और अगर उस समुदाय का वोट काटेंगे जिस समुदाय पर ये पार्टी टिकी हुई है, MY समीकरण की पार्टी बताते हैं लोग इसको। नहीं तो मायावती जी तो ये दावा कर रही हैं कि अगर हम दलित प्लस मुस्लिम वोट बैंक मिला लें, और जिस तरह से वो बातचीत कर रही हैं, अपनी बात को रख रही हैं, उनका कहना कि यही 2 वोट बैंक मिल जाएगा तो हम जीत सकते हैं। ऐसे में तो आपका नुकसान हो जाएगा। देखिए, हर आदमी जीत का दावा करता है, जिसका जमानत जब्त होने वाला होता है ना, वो भी कहता है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति है कि वहाँ लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है, और यही हाल रामगढ़ में भी है। नहीं, एक देखिए, 2 चीजें तो नहीं चल सकती ना आलोक बख्शी, 2 चीजें तो नहीं चल सकती। एक बार तो आप ये कहते हैं कि ठीक है, लोग हैं, हम वहाँ पर जीतने की कोशिश करेंगे, युवाओं को तरजीह भी दी जाएगी, महिलाओं को लेकर भी कई बार हुआ कि महिलाओं का काफ़ी सपोर्ट आपको मिला। लेकिन जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का गढ़ आजमगढ़, लगता नहीं कि वहाँ के लोगों को इससे ठेस पहुँचेगी और ये चीज़ आपको नुकसान पहुँचा सकती है। वहाँ के लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी के शासन में वहाँ पर आतंकवाद पला पड़ा, और आतंकवाद से लोग त्रस्त छूटे, क्योंकि आतंकवादी की न कोई जात होती है न कोई धर्म होती है। तो ये जो आप चैनल पर बात कर रहे हैं, ये पूरे पुख्ता सबूतों के साथ कह रहे हैं जितने भी कि इसकी दोषी जो है वो समाजवादी पार्टी ही है? नहीं, जितने भी 7 शूटर हुए हैं
यहाँ से लेके मुंबई तक सबका गांव और पैतृक गांव यही रहा है, आजमगढ़ और उसके इर्द गिर्द। ये तो पूरा देश और दुनिया जानता है, ये मुझे बताने की क्या जरूरत है। नहीं तो उससे ये साबित हो जाता है कि समाजवादी पार्टी ने इस पूरी पौध को तैयार किया। हमारे समय में तो कोई भी वहाँ फलता बरता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मैं तो जो सिर्फ आपसे ज्यादा पूछ चौड़े रहा हो रहे हूँ, थे वो सब जेल के अंदर है। आतंकवाद का गढ़ आजमगढ़ रहा है, वो बुलडोज हो जाएंगे। नहीं, मैं आप ही की बात को रख रहा हूँ आलोक वत्स जी। आपने कहा आतंकवाद का गढ़ आजमगढ़ रहा है, तो क्या इसमें समाजवादी पार्टी दोषी है? उनकी तरफ से इसको ज्यादा बढ़ावा दिया गया, किस तरह से लगता है कि समाजवादी पार्टी दोषी है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के समय गुंडों, मवालियों, एक्सटॉर्शनिस्ट, रेपिस्ट, इस सब को प्रश्रय मिलता था। आज जो बुलडोजर चल रहा है, इन्हीं वक्तव्यों के आधार पर जीता जाएगा घरों चुनाव पे चल रहा है ठीक। जिन्होंने समाजवादी पार्टी के शासन में अतिक्रमण किया है। भास्कर जी, जो बात क्या ये बिल्कुल भास्कर जी रिप्लाई देना चाहेंगे? समय जिन्होंने आतंकवाद को प्रश्रय दिया है। जी भास्कर जी। तो एक तो पहले हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी लोग ये सब बहुत गंभीर चुनाव हो रहा है कि रामपुर को रामगढ़ बोल दिया, ये पिक्चर नहीं चल रही है। कम से कम प्रवक्ता साथी से कहना चाहता हूँ उसका अपना अध्ययन को बढ़ाए। पहला विषय तो ये है। दूसरा मैं इनको कोई ज्यादा अंतर नहीं है, रामपुर ही सही, रामगढ़ अगर मैंने कह दिया तो गलती स्लिप ऑफ टंग है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ अपने बड़े भाई को, मैं कहना चाहता हूँ इसको इतिहास को भी जरा पढ़ लेना चाहिए। जब ये इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की अलायंस की सरकार सबसे पूर्व इन्होंने बनाई। ये भी इतिहास को पढ़ ले कि ये कह रहे ना कि हमारी सरकार हुई, तो इसका भी अध्ययन करने की इन्होंने हाथ मिलाया ले लिया है। और 22 का चुनाव बहुत राजीव पाठ का गंभीर इतिहास के अनुसार कहना चाहता हूँ। 2022 के चुनाव के रिजल्ट के बाद ठीक है, आपको लगता है कि सपा मजबूत है वहां पर और आश्वस्त है कि जीत के प्रति अपनी पूर्ण आश्वस्त हूं। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल में गंभीरता से बैठूंगा, वहां पर आप देखेंगे सांप्रदायिक चाहते हारेंगी और जिस पर जो बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, विकास का काम रोक के बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, चलिए उसको जवाब जनता बहुत बहुत देगी। शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आजमगढ़ की सियासत आप देख रहे हैं, जातिगत वोट बैंक के साथ साथ किस तरह से सेंधमारी होती है, क्योंकि सियासत को हमारे दर्शक खास तौर पर समझते होंगे और आजमगढ़ में इस समय साख जो है दोनों की दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश करेगी कि ये जो दो समाजवादी के मजबूत किले हैं इनको कैसे भी तोड़ा जाए, दो नहीं कम से कम एक को तो तोड़ा जाए। बीएसपी अपना दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है सही समय का। जीत का जो सेहरा है वो किसके सर बनेगा ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही, जुड़ रहिए हमारे साथ।